हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के ITI। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ITI फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए हम टेड प्रैक्टिस का क्वेश्चन डिस्कशन करा रहे हैं। जो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वह 5वां होने वाला है। ओके दोस्तों, तो इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो रिक्वेस्ट है, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा ये सब वीडियो अपलोड है, तो वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। ओके, कृपया आप लोग टाइम जो पास कर रहे हैं, टाइम बिल्कुल पास मत करिए। 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए। ओके, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा, आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। दोस्तों, आप दिन भर टाइम पास करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है कि सर इसमें बैक हो गया है, उसमें हो गया है। तो बैक आना है, क्योंकि आप जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो बैक आएगा ही। ओके दोस्तों, तो आप लोग मन से 2 घंटा डेली मेहनत करिए, लेकिन मन से पढ़िए। और केवल आप 99 क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करिए, जहाँ तक हो सकता है। 99 असाइनमेंट का जो भारत स्किल पर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो 99 असाइनमेंट का सारा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, उस पर ड्राइंग का भी है। तो बारी बारी से इस चैनल के माध्यम से भी हम सभी क्वेश्चन करा देंगे। देन अभी क्या कर रहे हैं, जो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो अगर प्रैक्टिस टेस्ट को भी ये फॉलो आप कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो शिद्दत से ये जो प्रैक्टिस सेट है, लगभग हमारा 11 प्रैक्टिस सेट आएगा, समझ सकते हैं। तो आप 38 क्वेश्चन गुणे 11 करेंगे तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 420 क्वेश्चन के लगभग हो जाएगा, जो सफिशियंट है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके दोस्तों, तो मन से आप सीरीज को फॉलो करिए, देखिए, और अपने ज़्यादातर सारे ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, ताकि सभी को लाभ मिल सके। ओके, और चैनल पे जुड़ गए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें भी आपका टॉप 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैम्प फॉर 5 पावर। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछा है यूनिट का खपत। ओके, यानी 5 घंटे का कोई 500 वाट का लैंप है, 5 घंटे चल रहा है, तो यूनिट में उसका खपत, जो एनर्जी का लॉस हुआ है, खपत हुआ है, उसको यूनिट में निकालिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ 1 kWh बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ kWh का जो फार्मूला होता है P/T/1000। ओके, P/T/1000। तो इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ P की वैल्यू दिया है कितना, 500 वाट दे दिया है, और T दोस्तों यहाँ पे आवर में है, तो जो कि 5 घंटे दिया है। ठीक है, तो मान रख देते हैं। तो यूनिट बराबर P 500 गुणे T 5 घंटा बटा के 1000। तो 500 करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से 5 को काटेंगे तो 2.5 बार में कट जाएगा। यानी आपका दोस्तों 2.5 क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, यानी 2.5 यूनिट की खपत होगी। ओके दोस्तों, अगर यही में आपसे पूछ देता कि 1 यूनिट का दाम 5 रुपये है, तो टोटल खर्चा बताइए, तो कुछ नहीं, 2.5 गुणे 5 कर देते हैं आप, तो लगभग 12 रुपये के समथिंग आ जाता। तो इतना आपका, अगर 500 वाट का 5 घंटे जलाएंगे तो 12 रुपये आएगा। ओके, तो इस प्रकार का जो एनर्जी मीटर होता है, उसका जो बिल होता है वह निकलता है, बिल का चार्ज निकलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 यूनिट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन दूसरा है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है। दोस्तों यह होल्डर दिखाया गया है, तो इस होल्डर का नाम बताना है, कौन सा होल्डर है। तो इसको आप याद रखेंगे, एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, स्क्रू प्रकार का जो होल्डर होता है वह फिगर में दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। ल्यूमिन करता है, इल्यूमिनेशन करता है,
या ल्यूमिनस फ्लक्स करता है या लुमिनस इंटेंसिटी करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि इल्यूमिनेशन होता है वह समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को संदर्भित करता है। ओके, ल्यूमिनस, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो ल्यूमिनस का मात्रक होता है याद रखेंगे लक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाने शून्य पर स्थिर नहीं है? ओके, यानी कि मेगर बोल रहा है मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाने शून्य पर स्थिर नहीं है, क्या कारण हो सकता है? तो पहला है यह बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि यह बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है इसीलिए यह शून्य पर स्थिर नहीं है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है? दोस्तों अस्थायी यानी टेम्परेरी जो होती है, टेम्परेरी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों जो क्लीट वायरिंग होती है यह सस्ती वायरिंग होती है। ओके, सस्ती वायरिंग होती है। और ये अस्थाई, अस्थाई मतलब जहाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए लगाना है फिर वहाँ से हटा लेना है, वहाँ के लिए जैसे मेला वगैरह लगता है तो वहाँ के लिए क्लीट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। ओके, अस्थायी वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो कंसील्ड वायरिंग है तो ये अस्थायी वायरिंग होती है जो प्रायः दीवार को काटकर लगाई जाती है। ठीक है, देखने में बहुत सुंदर लगती है जो कंसील्ड वायरिंग होती है। ठीक है, और प्रायः यह नमी से सुरक्षा भी प्रदान करती है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बायोलॉजिकल हैजर्ड होता है, जैविक नुकसान होता है, वह व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैविक नुकसान। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? ठीक है, यानी व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। दोस्तों वार्निंग साइन पूछ रहा है, वार्निंग साइन का बैकग्राउंड पूछ रहा है। ओके, तो वार्निंग साइन का देखिए, वार्निंग साइन का जो सिंबल होता है त्रिकोण होता है। ओके, अब इसका जो बैकग्राउंड होता है यह पीले कलर का होता है, यानी येलो कलर का होता है। ओके, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वार्निंग साइन का जो बैकग्राउंड होता है कौन सा कलर होता है, तो आप बताएंगे पीले कलर का होता है। ठीक है, इसका आकृति त्रिभुजाकार होती है और यह इलेक्ट्रिक शॉक या फिर खतरे के निशान को संचेतित करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, येलो कलर को दिखाता है जो वार्निंग साइन होता है उसका बैकग्राउंड। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण होता है? दोस्तों जो लकड़ी होता है, लकड़ी में जो गांठ दोष होता है उसका कारण क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाखाओं की वृद्धि। जो ग्रोथ ऑफ ब्रांच होते हैं, शाखाओं की वृद्धि होती है, वह लकड़ी के गांठ का दोष होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो बैटरी की जो पोलरिटी होती है उसको जांचने के लिए हम जो मीटर का प्रयोग करते हैं प्रायः किसका करते हैं? मूविंग कॉइल मीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं किसको? बैटरी की जो पोलरिटी होती है नापने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? ओके, दोस्तों पूछा है कि एसी समांतर परिपथ में जो प्रेरकत्व होता है उसका पारस्परिक क्या है? ओके,
रेसिप्रोकल पूछ रहा है आप इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट, तो क्या होता है? प्रतिघात होता है, या एडमिटेंस होता है, या फिर चालकता होता है, या ससेप्टेंस होता है। ठीक है, तो समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का जो पारस्परिक होता है दोस्तों, क्या होता है? ससेप्टेंस होता है, याद रखेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो वही सीरीज रहता, तो सीरीज में तो इंडक्टेंस है ही, एक्स है ही, एक्सएल या एक्सी होता है, लेकिन समांतर में वही क्या हो जाता है? तो बी एल या बी सी होता है। ठीक है, ससेप्टेंस हो जाता है। ओके दोस्तों, वहीं बात करें जो रजिस्टेंस होता है, तो रजिस्टेंस का पैरेलल में रेसिप्रोकल कंडक्टेंस हो जाता है। ओके, और वहीं इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? एडमिटेंस हो जाता है, एडमिटेंस हो जाता है। तो इसका फैक्ट भी आप याद रखेंगे। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, BIS के अनुसार एकल कला घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है? तो डाटा बेसिस है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या होता है? 1.5 स्क्वायर mm होता है, यानी 1.5 mm स्क्वायर होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो दोस्तों BIS के अनुसार घरेलू वायरिंग में तांबा जो होता है, तांबा अर्थ निरंतरता कंड्यूट का न्यूनतम जो आकार होना है, ठीक है, निरंतर आकार होना है, वह कितना होता है? वह 1.5 mm स्क्वायर होता है। वहीं दोस्तों एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम के लिए 2.5 mm स्क्वायर होता है घरेलू वायरिंग में। ओके, लेकिन कापर है तो कापर का 1.5 mm स्क्वायर होना ही चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रमण का क्या कार्य है? ओके, जो अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रमण का कार्य क्या है? ठीक है दोस्तों, तो जो धारा उत्क्रमण होता है उसका कार्य होता है SRH आपूर्ति को AC में बदलना। ओके, चेंज DC सप्लाई इनटू AC सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चेंज DC सप्लाई इनटू AC सप्लाई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थ के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? दोस्तों जो अर्थ वाला प्रतिरोध होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो उसको कम करने के लिए हमें दोहरिंग अर्थिंग प्रदान करनी होगी। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग। अगर डबल अर्थिंग हम लगाते हैं तो अर्थ प्रतिरोध को हम कम कर सकते हैं। दोस्तों अर्थ प्रतिरोध जितना कम होगा हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि ज़्यादा करंट हमारी सर्ज हो सके, ज़मीन में जा सके। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन की संरचना क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। जो ट्रांसफार्मर कोर होता है, पहले किसका बनाया जाता है? देखिए, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बनाया जाता है। ओके, याद रखेंगे। उसका जो कोर होता है, कोर भी पूछ जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CRGO कहते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन की जो संरचना होती है वह एक्चुअल क्या होती है दोस्तों? तो देखिए, स्टील की जो मात्रा होती है कितना होती है? 90% होती है, और वहीं बात करें जो सिलिकॉन की मात्रा होती है 10% होती है। ओके, यह इसका मिश्रण होता है कोर में संरचना करने के लिए, सिलिकॉन स्टील और सिलिकॉन स्टील का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्टील 90% और सिलिकॉन 10% का मिश्रण होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांसफार्मर में टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांसफार्मर में टुकड़े में कोर होता है उसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों मेनली उसका जो उद्देश्य होता है ईडी करंट लॉस को कम करना। ओके, जो ईडी करंट लॉस होती है
उसे कम करना। तो दोस्तों ईडी करेंट लॉस कोर में होती है और जो एक होती है हिस्टैरिसीस लॉस, तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस को दूर करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं कोर में। ओके, और जो ईडी करेंट लॉस को दूर करने के लिए कोर को क्या करते हैं, हम लेमिनेटेड करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कोर को पतली, मतलब कोर को हम पतला पतला करते हैं, टुकड़े टुकड़े में करते हैं। इसका कारण होता है रिड्यूस ईडी करंट लॉस, भंवरधानी हानि को कम करने के लिए। और इस पे कोर पर हम क्या करते हैं, लेमिनेट भी करते हैं, उससे भी हमें भंवर हानि कम देखने को मिलती है। ओके, तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। तो याद रखेंगे, जो दोस्तों एचआरसी फ्यूज है उसके लिए फ्यूजिंग गुणांक जो होता है 1.1 होता है। ठीक है, 1.1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। दोस्तों अगर हम टेम्परेचर में वृद्धि है उसके साथ प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। वायरिस्टर है, सेंसिस्टर है, या फिर थर्मिस्टर है, या एलडीआर है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। वो किस में संभव होता है, वह कंडक्टर में होता है। ओके, कंडक्टर में होता है। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान कम होता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा। तो याद रखेंगे, प्रतिरोध का नाम क्या होगा, सेंसिस्टर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या है यदि यह रिवायरेबल फ्यूज द्वारा संरक्षित है। दोस्तों 32 एम्पियर है, तो 32 एम्पियर के लिए धारा रेटिंग जो होती है आपका कितना हो जाएगा, 26 एम्पियर हो जाएगा। 26 एम्पियर तक आसानी से धारा हम इसमें प्रवाहित कर सकते हैं। ओके, रिवायरेबल स्विच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेट। तो दीर्घी विशेषता, प्रेरण विशेषता, संतृप्त विशेषता, या फिर ध्रुव और मौजूदा विशेषता। तो दोस्तों इस पर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल। ठीक है, चुंबक की जो विशेषता दर्शाई गई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें लगता है दोस्तों फिगर कुछ मिस हो गया है। ओके, लेकिन क्वेश्चन को याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है वह दर्शाया गया है। 20 नंबर का प्रश्न है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। दोस्तों एक शाखा खुली है, ठीक है, तो समांतर है, तो समांतर में क्या प्रभाव होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए समांतर में क्या प्रभाव होगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ओके, समांतर है, जैसे आपका रेजिस्टेंस है समांतर क्रम में है, इसमें 5 ओम में 5 ओम में 5 ओम है। अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो क्या होगा, इसमें बस करंट नहीं बहेगी। ओके, इसमें शाखा में धारा नहीं बहेगी, बाकी इसमें तो बहती रहेगी, इससे मतलब है नहीं। अगर दोस्तों श्रेणी में रहता, सीरीज में रहता तो फिर डिफेक्ट करता। ओके, तो समांतर में क्या आप आंसर देंगे कि उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केर ऑल लाइट। केर ऑल लाइट का प्रयोग जो होता है एल्युमिनियम चालकों का सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोल्डरिंग फ्लक्स का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। दोस्तों यह दिखाया गया कंड्यूट सामग्री, इसका नाम बताना है क्या है,
तो इस पास का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉलिड एल्बो को दिखाया गया है, जो फिगर में दिखाया गया है यह ठोस एल्बो को दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पूछा जा रहा है, यह पूछ रहा है। तो बेसिकली किसका उपयोग किया जाता है, जैनिक कैलिपर का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे इस पास का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैनिक कैलिपर का समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है बाहरी लाइन में। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे भारी भार उठाने और ले जाने के लिए क्रेन एंड स्लिंग का उपयोग किया जाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों डीप सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य के लिए। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस स्थिति में अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आरएलसी सर्किट जो अनुनाद रेजोनेंस सर्किट होता है किस स्थिति को बोला जाता है, जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है तो उस कंडीशन में आरएलसी अनुनाद रेजोनेंस सर्किट बोला जाता है। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, घरेलू वायरिंग स्थापन में अनुमत रिसाव धारा। तो इसे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना वीवीआई लिखना है लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आईटीआई के एग्जाम में, तो आप इसे याद रखेंगे। कितना होता है, तो 1000 1/5000 होता है गुणे फुल लोड करेंट। ओके, 1/5000 गुणे फुल लोड करेंट होता है। तो इस पास का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/5000 गुणे पूर्ण भार धारा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आईटीआई के एग्जाम में यह पूछ चुका है क्वेश्चन। याद रखेंगे जो घरेलू वायरिंग में अनुमत जो रिसाव धारा होती है वह 1/5000 फुल लोड करंट होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों जो उदासीन यानी न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ कार्य करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट के साथ काम करते हैं ऊर्जा मीटर। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। तो दोस्तों जो ल्यूमिनस फ्लक्स होती है इसकी इकाई ल्यूमेन होती है। ओके, याद रखेंगे जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है इसकी इकाई ल्यूमेन होती है। जो इल्यूमिनेशन होता है इसकी इकाई आपका क्या होता है, लक्स होता है। और दोस्तों जो कैंडेला होता है तो कैंडेला इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसकी मात्रा कैंडेला होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है ल्यूमिनस फ्लक्स, तो इसकी इकाई क्या होती है, ल्यूमेन होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। ओके, तो पावर फैक्टर दोस्तों क्या होगा, लेस देन 0.5 होगा। ओके, अगर 1 वाटमीटर ऋणात्मक है तो पावर फैक्टर 0.5 से कम होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पाथ का मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो श्रेणी परिपथ है तो R2 में वोल्टेज पाथ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे R1 का मान दिया है 100 ओम, R2 का मान दे दिया है 200 ओम, R3 का मान दिया है 300 ओम और R4 का मान दिया है 400 ओम। और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है, 50 वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना है,
श्रेणी में है तो जोड़ देंगे RT बराबर R1, R2, R3 और R4। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे दोस्तों तो 100, 200, 300 इधर हो जाएगा और 4 3 7 यानी 1000 ओम आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1000 ओम। अब हम ओम का नियम लगा के करंट को निकाल लेंगे। देखिए V बराबर IR होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। ओके, I बराबर V बटा R। तो V का मान कितना है 50 है और R का मान हम भी निकाले हैं 1000 ओम। तो काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे यानी 0.05 एम्पियर आ जाएगा करंट का मान। ठीक है, तो जब 0.05 एम्पियर आ जाएगा करंट का मान तो R2 में हम वोल्टेज पाथ निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए V बराबर IR2 हो जाएगा। ओके, तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में करंट का मान समान होता है यानी सभी रजिस्टेंस में करंट का मान 0.05 एम्पियर ही जाएगा। तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा I 0.05 इंटू R2 का मान कितना है 200 है। ओके, तो गुणा कर देंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा यानी R2 में जो वोल्टेज पाथ होगा कितना होगा 10 वोल्ट होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस प्रकार का वोल्टमीटर है? यह वोल्टमीटर दिखाया गया है, यह किस प्रकार का है? तो याद रखेंगे यह 2 एलिमेंट 3 फेज वोल्टमीटर को दिखाया गया है। 2 अवयव 3 कला वोल्टमीटर को शो किया गया है। ओके दोस्तों, तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 एलिमेंट ओके और 3 वोल्टमीटर को दिखाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो दोस्तों उपकरणों के लिए जो एसी आपूर्ति होती है उसमें जो उदासीन यानी न्यूट्रल पथ होता है उसका कार्य क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेनली उसका कार्य क्या होता है? धारा वापसी पथ प्रदान करना यानी रिटेनिंग पाथ प्रदान करना होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो विद्युत का प्रवाह होता है हमेशा क्लोज सर्किट में होता है। अगर हम एक फेज देंगे तो जब से यह सर्किट क्लोज नहीं होगी तब से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। ओके, तो इसलिए जो उदासीन होता है वह धारा वापसी पथ प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखेंगे 120 डिग्री होता है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों 3 फेज है, 3 फेज कला एसी परिपथ में जो कलांतर होता है कितना होता है? 120 डिग्री होता है। सिंगल फेज में भी पूछता है तो 90 डिग्री होता है। ओके, और 2 फेज में पूछता है तो 2 फेज में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों सिस्टम अर्थिंग होता है प्रायः जनरेटिंग स्टेशन पे किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनरेटिंग स्टेशन पे सिस्टम अर्थिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती? तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बोलता है R बराबर रो L बटा ए। ओके, तो R जो होता है समानुपाती L के होता है और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? A के होता है। तो क्वेश्चन पूछा है चालक के प्रतिरोध यानी प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है? ओके, तो दोस्तों विलोमानुपाती यानी विपरीत क्या होता है? तो विपरीत क्रॉस सेक्शन एरिया होती है यानी ए होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काटछाट क्षेत्रफल जो होता है वह आर के विलोमानुपाती होता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगी, तभी तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगी
तो हमारा जो करंट का जो मोटाई होगा, यानी वायर का मोटाई होगा, वो पतला हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, औजार का नाम क्या है? दोस्तों यह औजार दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, टैच हैमर इसे कहा जाता है। जो फिगर में दिखाया गया है इसे टैक्स हैमर को, टैक्स हथौड़ा को दिखाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 होगा, 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य पूछा है। तो देखिए यहाँ आरएमएस बराबर होता है वी मैक्स बटा के √2 होता है। ठीक है, तो वी मैक्स पूछा है, तो वी मैक्स बराबर वी आरएमएस गुणे √2 हो जाएगा। तो 240 वोल्ट आरएमएस दिया है ऑलरेडी, तो 240 गुणे √2 का मान 1.414 होता है। तो दोस्तों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 339.5 वोल्ट आ जाएगा। यानी 240 गुणे 1.414 जब करेंगे तो 339.5 वोल्ट आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा टोटल 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट हमारा 5वां था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा करती है। ओके, तो वीडियो को सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और ये प्रैक्टिस सेशन आपका एग्ज़ाम तक चलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।